नमस्कार। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? इस बार कुछ विलंब से मुलाकात हो रही है, लेकिन इन दिनों माहौल बड़ा तनाव भरा है। आप देखिए, भारत में कई हादसे ऐसे हो गए जिनसे पूरा देश स्तब्ध है, दुखी है और दुनिया में इस समय अशांति बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट की तरफ अब जब निगाह जाती है तो वहाँ बड़ी तबाही हो रही है। इज़राइल ने ईरान के ऊपर हमला बोल दिया बीते दिनों, आप जानते हैं। और उसका कहना यह है कि जिस तरीके से परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं, लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं ईरान में, हम उनको बनने नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। और अब हमारे पास आत्मरक्षा के लिए ईरान पर हमला कर देने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये ठीक है कि ईरान ये कह रहा है कि खुद अमेरिका के यहाँ देखिए, जो उनकी खुफिया विभाग की प्रमुख हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये रिपोर्ट दी है कि हम तो हथियार बना ही नहीं रहे थे, ये तो एक बहाना है हमको डिस्ट्रक्ट करने का, ये असल में इनकी तेल के ऊपर निगाह है, इसलिए ये सब हो रहा है। लेकिन इज़राइल, जो कि आप जानते हैं एक छोटा सा मुल्क है, हमास के साथ उसकी लड़ाई आप देख ही रहे हैं, फ़िलिस्तीन के मामले में चलने वाला संघर्ष आप देख रहे हैं, साथ में वो लेबनान एकदम सिर के ऊपर, अगर आप देखें सीरिया एकदम करीब, इराक के बाद ईरान, और आप जानते हैं कि ये मुल्क इनका पूरा एक गठजोड़, और वहाँ से काम करने वाले कई मिलिटेंट टेररिस्ट, बल्कि कह लीजिए संगठन भी, हूती भी उनमें से एक, सीरिया वाला मिलिशिया, ये इज़राइल के लिए एक सिरदर्द रहे हैं। लेकिन इस सिरदर्द का उसने डटकर बखूबी सामना किया है और अब ये बता दिया है कि उसके लिए, उसके नागरिकों के लिए, उसके अस्तित्व के लिए जहां खतरा होगा वो पूरी ताकत से आक्रमण करेगा। और यही ईरान के साथ उसने किया। ईरान दहल गया। ईरान के जो बड़े परमाणु सेंटर्स थे, वो नतांज हो, वो इस्फहान हो, वो फोर्डो हो, इन तमाम जगहों पर अटैक हुआ। और इन जगहों पर तो अटैक हुआ इसके अलावा क्योंकि मिसाइल बड़ी स्ट्रेंथ रही है ईरान की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ख़ास तौर से वहाँ जब ये कथित इस्लामिक कट्टरपंथ वहाँ पर हावी हुआ, उसके बाद मिसाइल बनाने की दिशा में बड़े काम किए गए। और अब तो ये कहा जाता है कि उनके पास 14-15 से ज़्यादा मैक मतलब साउंड की स्पीड से उतने गुना ज़्यादा, 14-15 गुना ज़्यादा तक तेज़ आवाज़ की रफ्तार से चलने वाली मिसाइलें हैं। और अभी हम देख भी रहे हैं कि ख़ासतौर से फतह-1 ने जिस तरीके से इज़राइल पर कई जगहों पर एयर डिफेंस को चकमा दिया है, वो तो ये दिखाता है कि आयरन डोम जैसा शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम, एरो 1, एरो 2, डेविड स्लिंग, थार्ड, ये सब जहां लगे हुए हैं, वहां पर भी अगर ये मिसाइलें उसको भेद कर अंदर चली जा रही हैं तो निश्चित रूप से इनकी जो रफ्तार है वो एयर डिफेंस को चकमा दे रही है। और मिसाइल्स के मामले में ईरान ने बहुत काम किया है। इसीलिए वो ये कह रहा है कि अभी तो हम कम से कम 200 दिनों तक तो लड़ सकते हैं, 20,000 मिसाइलें हमारे पास हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज का वॉरफेयर बहुत बदल गया है। आपने रशिया यूक्रेन के समय देखा होगा कि जो कन्वेंशनल तरीके होते थे, जो परंपरागत तरीके युद्ध के होते थे, वो बहुत बदले हुए दिखाई दिए। परंपरागत तरीके से पैदल सेनाएं जाती थीं, तोप खाने जाते थे, टैंक्स जाते थे और दुश्मन देश में तबाही मचाते थे। अब एयर वॉरफेयर बड़ा बढ़ गया है। आप देख रहे हैं कि एयर फोर्सेस बड़ी भूमिका निभाएं, और एयर फोर्सेस में भी जो कन्वेंशनल फाइटर जेट्स थे वो तो ठीक हैं, लेकिन अब ड्रोन्स वाला भी ज़माना है। हालांकि ड्रोन के मामले में ईरान और टर्की, इन दोनों ने बड़ा काम किया, और दोनों के ही बैरक्टियार और शहीद 136 जैसे ड्रोन जो हैं वो पूरी दुनिया में वो चर्चा में भी आए। लेकिन हो क्या रहा है कि इसके साथ इतना ही नहीं, इसके साथ अगर आपके पास, मतलब फाइटर जेट्स वाली सुपरमेसी के साथ, फाइटर जेट वाली स्ट्रेंथ के साथ अगर आपके पास ड्रोन्स भी हैं तो आपकी मजबूती बन जाता है। तो आज के ज़माने में वो फाइटर जेट्स और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। और वो जो फाइटर जेट्स थे पहले, अब उनको या तो अपग्रेड किया गया है या उनकी जगह आप देख रहे हैं कि नई जनरेशन के फाइटर जेट्स उनको रिप्लेस करते जा रहे हैं। चौथी जनरेशन, 5वीं जनरेशन और इससे भी आगे की जनरेशन के एयरक्राफ्ट बना लिए जाने के और उनकी खूबियों के दावे किए जाते हैं। और इसमें स्टेल्थ एक बड़ी खूबी है। काफ़ी दूरी से वो मिसाइलें जो सटीक मार करती हैं, उनके साथ मार करने की क्षमता, जो किसी देश को ये ताकत देती है कि वो अपनी ही टेरिटरी में, अपनी ही सॉवरेन टेरिटरी में आसमान के ऊपर जाए, वहाँ से निशाना साधे और सटीक हमला बोल दे। अभी जो हमले दिखाई दिए हैं हाल के दिनों में, जिनको प्रिसिशन स्ट्राइक कहते हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखिए आप, जब
आपको मालूम है कि इसमें आर्मी का भी रोल था और एयरफोर्स का भी रोल था। आर्मी का रोल वहां था जहां पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जहां पर टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स थे या उनके लॉन्च पैड बने हुए थे। लेकिन जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलावा अंदर मेनलैंड पाकिस्तान में जो जगहें थीं, जिनमें बहावलपुर भी आप जानते हैं एक था, आप जिस तरीके से प्रिसीशन अटैक वहां पर देख रहे हैं, मुरीद के उनमें से एक था। आपने मस्जिद सुभान अल्लाह देखा, उसमें एक पर्टिकुलर डोम को उड़ाया गया। इस तरीके के प्रिसीशन वाले जो 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 स्ट्राइक्स होती हैं, जहां पर आप देखते हैं कि इमारत के एक स्ट्रक्चर में पर्टिकुलर जगह पर जाकर, अब जैसे यहां ईरान के इतने सारे कमांडर मार दिए गए, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, और कितनी सटीक आप इसमें निशाना देखते हैं। आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर इमारत में एक जगह जाकर वो मिसाइल जो है स्ट्राइक करती है, वहां पर तो आप होल देख रहे हैं, लेकिन उसी अपार्टमेंट में दूसरी जगहों पर बत्तियां जल रही हैं, वो पूरा का पूरा साबुत दिखाई दे रहा है। और इस प्रिसीशन स्ट्राइक के साथ 20 के आसपास कमांडर मार दिए जाने और 9 के आसपास न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो जो कि वहां के न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़ माने जाते रहे, उनको मार दिया जाना, ये बताता है कि प्रिसीशन स्ट्राइक और उसमें इन फाइटर जेट्स का कितना बड़ा रोल होता है, एयरफोर्स का कितना बड़ा रोल होता है। और एयरफोर्स के मामले में और एयर डिफेंस सिस्टम्स के मामले में इस समय इजराइल ईरान के ऊपर बहुत 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 ज्यादा भारी पड़ रहा है और ईरान बहुत पीछे दिखाई दे रहा है इन दो मामलों में। और अब ये बड़े निर्णायक मामले हो गए हैं किसी युद्ध की तस्वीर बदलने के सिलसिले में। असल में अक्टूबर में जब आपने देखा कि 2024 में ये हमला हुआ इजराइल के ऊपर, हमास ने किया, उसके बाद से उसने गाजा का तो एक तरीके से समतल बना दिया है, लेकिन उसी दौरान ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें बाबर 373 उनका एक मेन एयर डिफेंस का जरिया है, और एक S-300 उनके पास जो है, आप S-300 का ही अब जो उसके बाद वाला वर्जन था S-400 है, उसके बाद अब जो लेटेस्ट वर्जन है वो S-500 है, लेकिन S-300 मतलब ये एक तो पुराना कम काबिलियत वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। इसी तरीके से बाबर 373, लेकिन ये जो इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, इनमें से ज्यादातर तो 2024 में ही इजराइल ने नष्ट कर दिए थे। जो बचे हुए थे, अब तमाम तरह के सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर, आप जानते हैं, तो वो चाह कर भी अपने एयर डिफेंस को उस तरीके से अपडेट नहीं कर पाया। इनके पास जो, चलिए तो एयर डिफेंस की बात है, और फाइटर जेट्स के मामले में जो हैं वो बड़े पुराने 1970 के दशक के MiG-29 हैं, कुछ जो 30 के आसपास हैं, जो उसको उस समय सोवियत संघ से लिया था उसने। इसके अलावा F-4, F-5, टॉमकैट जैसे फाइटर जेट्स जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, आप समझ लीजिए, वो उनके पास हैं। मतलब वो उनका होना ना होना, वो केवल गिनती है कि आपके पास फाइटर जेट्स हैं। फाइटर जेट जैसा रोल वो आज के दौर में निभा पाएं, ये हो नहीं पाएगा। तो फाइटर जेट्स नहीं जैसे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम समाप्त हो गया है, और इसीलिए इजराइल ने कहा कि अब ईरान के आसमान पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है। और इस बात को ट्रंप ने भी दोहराया कि अब पूरी तरीके से वहां का आसमान हमारे कंट्रोल में है और अब बिना किसी शर्त के सरेंडर करना चाहिए। एयर डोमिनेंस, ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है आज के वॉरफेयर में, और उस मामले में ईरान बहुत पीछे दिखाई दे रहा है, कम से कम इजराइल से इस वक्त। और ये लगता है कि जिस तरीके से उसके बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे जहां पर भी रखे गए हैं या जहां पर भी उनका उत्पादन किया जा रहा था, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज साइट्स को जिस तरीके से इजराइल चुन चुन कर निशाना बना रहा है, तो आसमान से होने वाला जो दूसरा हमला दूसरे तरीके का होता है, जो आप सरफेस टू सरफेस तरीके से करते हैं, जो मिसाइलों के जरिए करते हैं, वो अगर इसी तरीके से मिसाइलें नष्ट होती रहीं तो वो जो जितनी गिनती ईरान करता है अपनी मिसाइलों की, वो गिनती भी केवल गिनती रह जाएगी। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा दिन तक टिकने वाला हिसाब किताब उसके पास इसलिए भी नहीं बचा है क्योंकि उसके टॉप कमांडर्स एलिमिनेट कर दिए गए हैं, टॉप साइंटिस्ट हटा दिए गए हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट करके 400 ग्राम यूरेनियम ऐसा जिसको एनरिच कर करके इतना कर दिया गया था कि उससे 10 परमाणु हथियार कम से कम बनाए जा सकें, वो वाला सपना तो धरा का धरा रह ही जाएगा। अब लेने के देने दूसरे तरीके से पड़ सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप को वहां से हटाकर और वहां पर दूसरी लीडरशिप जो वहां के लोगों की, आवाम के हिसाब से और वहां की डेमोक्रेसी को सही मायनों में स्थापित करने वाली जो हो, इजराइल कह रहा है कि अब वो वहां होनी चाहिए और इसी से पूरे मिडिल ईस्ट में शांति आएगी। तो जाहिर है ईरान की मौजूदा लीडरशिप के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। और अगर वाकई वो ये प्लान कर रहे थे कि इजराइल से एक दिन उनको लोहा लेना है, टकराना है, सिर्फ बातें बड़ी बड़ी नहीं करनी है, वाकई
युद्ध के मैदान में सुपरमेसी दिखानी है तो केवल अपनी मिसाइल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाने पर काम करना और ये नहीं सोचना कि दीगर क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए होंगी। ये जाहिर है ये एक तंग सोच थी और ऐसा क्यों वहां पर सोचा गया, ये एक बड़ा सवाल भी है कि अगर आप सोच रहे थे कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे, उसको कोई और डिक्टेट नहीं करेगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा रहेंगे, वैसे हथियार बनाएंगे, तो फिर आपने क्या वैसी तैयारी की थी? ये एक सवाल है। आने वाले दिनों में अब देखते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि एक एरोप्लेन बड़ा महत्वपूर्ण उतरा है ओमान में, जहां पहले बात होने वाली थी ईरान के साथ अमेरिका की एक ट्रीटी को लेकर। अब कहा जा रहा है कि एक स्पेशल प्लेन ओमान पहुंचा है। क्या ट्रीटी, क्या सरेंडर करीब है? ये एक सवाल है। और इस पूरे सिनेरियो में, पूरे लैंडस्केप को प्रभावित करने वाला एयर डोमिनेंस कितना महत्वपूर्ण है किसी आर्मी का, ये भी इससे स्थापित होता है। आज के लिए नमस्ते।